हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लेते हैं। इज मैटर अराउंड स्पेयर्स। और मैंने इसका लेक्चर तो आपको दे ही दिया है और बहुत जल्द इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए वन शॉट लेक्चर में इसको भी क्लियर करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस। पता ही है, मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने लेक्चर देखा है, अगर आपने लेक्चर को स्टडी किया है तो बहुत आराम से बेटा इसका आप जवाब दे सकते हैं। वैसे लिखा हुआ भी है, सब्सटेंस हैविंग सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, चाहे एक टाइप का एटम हो या फिर एक टाइप का मॉलिक्यूल हो, अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम या सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, कोई भी मैटर, तो उसको बेटा हम सब्सटेंस कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये सिर्फ H से बना है। लेकिन अगर वहीं हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो फिर ये H2 से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। वाटर की बात करें, ठीक है, तो ये भी H2O से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी प्योर। सारा का सारा एलिमेंट और सारा का सारा कंपाउंड आप प्योर कंसिडर करते हैं, क्योंकि एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है और कंपाउंड एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो बेटा, सेम टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। ठीक है, तो किसी भी एक को आप अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह से स्टडी किया है तो आपको पता ही होगा, हाँ सर जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो बेटा, कोई भी मिक्सचर होमोजीनियस कब हो जाता है? ए मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। जैसे आप शरबत बनाते हैं, मान लीजिए पानी और चीनी का सॉल्यूशन बनाते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो उसको जब अच्छी तरह से बेटा स्टर किया जाता है, अच्छी तरह से मिलाया जाता है, तो पानी और चीनी इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में थ्रू आउट द सॉल्यूशन डिजॉल्व होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां हम लोग लिखते हैं कि ए मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है? ए मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, अच्छी तरह से मिला हुआ नहीं होता, कहीं कम कहीं ज्यादा। जैसे आप क्या करो, आप मड्डी वाटर का एग्जाम्पल ले लो, सबसे सिंपल है। ठीक है, मड्डी वाटर को अगर ग्लास, मान लो मड्डी वाटर छोड़ो, आप क्या करो तो ग्लास में थोड़ा सा मिट्टी ले लो, गार्डन सॉइल ले लो, उसको बहुत अच्छी तरह से स्टरर से बेटा स्टर कर दो। ठीक है, क्या होता है? जैसा है वैसा रह जाता है? बिल्कुल नहीं, अनस्टेबल हो जाता है। थोड़ी ही देर में उसमें सेडिमेंटेशन होने लगता है, वो नीचे बैठने लगता है। ठीक है, तो कहीं कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है, तो बेटा ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना। या आप क्या करो, तो आप बालू ले लो, चीनी ले लो, कितना मिलाओगे? हर जगह इक्वल रेशियो में तो मिलेगा नहीं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, दे कैनॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अब अगर होमोजीनियस मिक्सचर आप देखो तो इसमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं मिलेगी, मिल जाने के बाद चीनी अलग पानी अलग ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस में आपको सब अलग अलग दिखेगा, यहाँ पानी है, यहाँ जो है गंदगी है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ बालू है, वो आपको दिखेगा। तो हेट्रोजीनियस में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिखती है, होमोजीनियस में नहीं दिखता। हेट्रोजीनियस के पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी में चीनी का पार्टिकल, नमक का पार्टिकल एडजस्ट कर जाता है, नहीं दिखता है। लेकिन इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स, हेट्रोजेनियस में साइज ऑफ पार्टिकल्स कंपैरेटिवली लार्जर होता है बेटा, पार्टिकल दिखता है ना, मिट्टी बालू दिखता है ना सब।
द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन, हाँ स्वाभाविक है, पार्टिकल बहुत छोटा है तो क्यों दिखेगा, लेकिन इसके पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, है ना। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, इसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इजीली सेपरेटेड नहीं होगा। इसका तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपने मन से सेपरेट होने लगता है, पानी अलग, बालू अलग, पानी अलग, मिट्टी अलग, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीनी अपने आप बैठने लगी, मिला दिया आपने तो वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और ये कंपैरेटिवली बेटा लेस स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करता। एग्जाम्पल्स है, शुगर सॉल्यूशन है, सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, विनेगर है, एयर है, ठीक है। इस सबको होमोजीनियस में रखा जाता है। और मान लो चीनी और बालू का मिक्सचर हमने बना लिया। दूध भी आपका हेट्रोजीनियस है बेटा, दूध भी आपका हेट्रोजीनियस है, दिखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होता है। मैंने लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि मिल्क जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। इंक जो है वो भी हेट्रोजीनियस है बेटा, पेंट, वुड, ब्लड, ये सब जो है इसमें मिल्क हो गया, इंक हो गया, पेंट हो गया, ब्लड हो गया, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। दिखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन एक्चुअली हेट्रोजीनियस होता है। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आते ही हैं, मोस्टली स्कूल्स में पूछे जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताओ, तो आप बेटा इस तरह से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, साथ में ये भी क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ भी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का डिफरेंस ही बताना था, एग्जाम्पल के साथ मैंने बता ही दिया। अगला है, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। अब सॉल जो है ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनडायरेक्टली आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में डिफरेंस लिखो, ठीक है। तो आप चाहो तो जैसे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है उस तरह से लिख सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरह से भी, जैसे मैंने लेक्चर में बताया है, इस तरह से लिख सकते हो, बहुत आसान होगा आपके लिए बेटा। सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइड है, कोलाइड के जगह बस यहाँ क्या कर देंगे, ब्रैकेट में सॉल लिख देंगे या कोलाइड के जगह पे सॉल लिख देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा, होमोजीनियस। सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। कोलाइड भी कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। तो सॉल हेट्रोजीनियस हो जाएगा। सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 1 nm इन डायमीटर, ये ग्रेटर देन सस्पेंशन का पार्टिकल ग्रेटर देन 100 nm इन डायमीटर, इन डायमीटर सब में लिखना बेटा। और कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल बिटवीन 1 and 100 nm इन डायमीटर, ठीक है। टिंडाल इफेक्ट पढ़ा हुआ है आपने लेक्चर में, सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखाता, सस्पेंशन भी दिखाता है बेटा और कोलाइड भी दिखाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो सॉल्यूशन स्टेबल होता है, कोलाइड भी स्टेबल होता है, सिर्फ ये अनस्टेबल होता है सस्पेंशन, ठीक है। और फिल्टर पेपर से अगर छानने की बात करें तो फिल्टर पेपर से छान के सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता, कोलाइड के पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को काफी हद तक अलग अलग किया जा सकता है। तो आप अगर टेबल में इस टाइप से डिफरेंस लिख देते हो तो टीचर को भी बहुत आसानी होती है कॉपी चेक करने में, ठीक है, और मार्क्स भी आपको अच्छा आता है। तो मेरे हिसाब से आप ये टेबुलर फॉर्म में ही डिफरेंशिएट कर दो, ये सबसे बढ़िया होगा। और कहीं भी कोई टर्म अगर अच्छी तरह नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो बेटा लेक्चर जो है उसको आप चले जाओ चैनल पर, वी साइंस नेक्सस पे चले जाओ और वहां जाके लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड हैं, 1 शॉट लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो, कम से कम समय में चैप्टर को सीख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है,
ठीक है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। चूंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक जो होता है, नमक को हम पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो नमक घुल रहा है, पानी उसको घुला रहा है, ठीक है, तो नमक बेटा सॉल्यूट हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर अच्छा इतना केल्विन पर, 293 केल्विन पर ये डिजॉल्व किया जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिजॉल्व किया जा रहा है। तो इस टेम्परेचर पर इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो पहले बेटा हम लोग गिवन लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 36 ग्राम, और बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट से तो काम नहीं चलेगा, चूंकि आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला है मास टू मास कॉन्सेंट्रेशन, वो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है जी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 136 ग्राम आ जाएगा। तो चलो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है बेटा, तो 36 बाई 136 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर दोगे, कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज में। सही है, समझ में आ रही है बात? चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस, ठीक है। अब देखो बेटा फिजिकल ये चेंजेस हैं, चेंजेस को हमको क्लासिफाई करना है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। मैंने शायद लेक्चर में भी इस क्वेश्चन को समझाया हुआ है, फिर से समझ लीजिए। कटिंग ऑफ ट्रीज है, ये तो फिजिकल चेंज है बेटा, काटने से कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री सूख जाता है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर पिघल रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है, फिजिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आलमीरा, ये बेटा केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, तो फिजिकल चेंज। passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases, बेटा नया सब्सटेंस बन रहा है, वाटर ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है, तो केमिकल चेंज हो गया। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, भाई कुछ नया नहीं बन रहा है, तो फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सलाड विथ रॉ फ्रूट्स एंड अच्छा, तो फ्रूट सलाड आप बना रहे हो रॉ फ्रूट से, तो क्या कर रहे हो, कोई नया चीज़ तो नहीं बना रहे हो, तो फिजिकल हो गया। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ठीक है, अगर आप पेपर को जला रहे हो, वुड को जला रहे हो, तो बेटा बहुत सारी चीज़ें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, ठीक है, तो ये केमिकल चेंज हो गया। आपकी सुविधा के लिए यहाँ आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो बाद में इसको देख सकते हो, लेकिन पहले खुद से जो है समझो, खुद से डिसाइड करना सीखो बेटा। Try segregating the things around you as pure substance or mixtures. अब ये जो है कुछ सब्सटेंसेस इकट्ठा किए हुए हैं, अब इसमें कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा मिक्सचर है, वो हम लोगों को डिसाइड करना है बेटा। वुड, ये तो मिक्सचर हो जाएगा, वुड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो बेटा मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर के लिए M लिख देता हूँ, प्योर सब्सटेंस के लिए P लिख देता हूँ। अब स्कूल में पेपर में आप ऐसा मत कर देना, वहाँ क्लियरली लिखना कि ये प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है, या प्योर सब्सटेंस करके उसका जो है सारा डाटा एक जगह कर देना, मिक्सचर का एक जगह कर देना। अभी समझा रहा हूँ इसीलिए ऐसा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोयले की बात करो, ये भी बेटा मिक्सचर हो जाएगा। मिल्क की बात करो, ये भी मिक्सचर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद वाटर, है ना, मिनरल्स। शुगर हो गया, तो शुगर ये आपका जो है प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। चीनी है ना, शुगर क्या है बेटा, चीनी हो गया ना, ठीक है, तो चीनी जो है वो तो प्योर सब्सटेंस है ना, C12H22
O11, ठीक है। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना, कॉमन सॉल्ट, फिर ये आपका प्योर हो जाएगा, ठीक है, NaCl है। सोप, अगर सिर्फ सोप मॉलिक्यूल की बात करें तब ये प्योर हो जाएगा, अदरवाइज मिक्सचर भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है कि साबुन बनाने के लिए उसमें सॉल्ट वगैरह भी डिसॉल्व किए जाते हैं। अगर सिर्फ सोप की, प्योर सोप की बात की जाए, उस कंडीशन के लिए ये प्योर हो जाएगा। सॉइल आप समझ ही रहे हो, मिक्सचर हो जाएगा। रबर, ये आपका जो है ये प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। चूंकि क्या होता है ना, ये पॉलीमर होता है, मॉलिक्यूल्स, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ लिंक हो गए होते हैं, तब जाके रबर वगैरह फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो रबर को भी आप प्योर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं बेटा। Which separation techniques will you apply for separation of the following? देखो बेटा, पहले सिलेबस में सेपरेटिंग टेक्निक्स भी थे, ठीक है। अब जो सिलेबस में नया नया चेंज हुआ है तो उसमें ये टेक्निक्स हटा दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी भी है, ठीक है। तो इस पर तो बेटा वैसे क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, जब आपने टॉपिक को सिलेबस से रिमूव कर दिया है तो क्वेश्चन की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, हर तरह के जो है मिक्सचर्स आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो क्वेश्चन दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लो, आराम से सॉल्व होगा। पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को हमको जो है पानी से, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक और पानी का मिक्सचर बना हुआ है, तो भाई उसको कैसे सेपरेट करें? बड़ी आसान सी बात है, गर्म कर देंगे, नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो आप इवेपोरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए बोला ना, सिंपल है, आप दिमाग लगा सकते हो। अमोनियम क्लोराइड, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अमोनियम क्लोराइड ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो करता है, गर्म करो तो सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड सेपरेट करना है फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सिंपल सी बात है ना, बस गर्म कर दो, सब्लिमेशन कर दो ना, दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एक को सब्लिमेशन करके स्टोर कर लो, उसको, उसके गैसियस फॉर्म को अलग कंटेनर में स्टोर कर लो, एक तो यहीं का यहीं पहले कंटेनर में ही रह जाएगा, ठीक है। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। कार के इंजन ऑयल में छोटे छोटे मेटल के पीसेस मिल गए हैं, बोलो क्या करोगे? ठीक है, आप कहोगे सर मैग्नेटिक सेपरेशन कर देंगे। बेटा ये तो नहीं लिखा ना कि आयरन के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, मेटल्स मिल गए हैं, ठीक है। तो आप छान लो ना, फिल्टरेशन कर दो ना बेटा, छान के निकाल लो, ठीक है। आप कहोगे सर हम इंजन ऑयल ही बदल लेंगे, हम अपना गाड़ी जो है वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ तो प्रोसेस पूछा है तो प्रोसेस लिखना पड़ेगा, यहाँ ये तो नहीं पूछा कि आप वही इंजन ऑयल रखोगे या इंजन ऑयल बदल लोगे, ठीक है ना। अगला है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, ठीक है। फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती है उससे मान लो हमने कलर निकाल लिया, अब उस कलर के डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग अलग करने हैं, तो बेटा इसके लिए मेथड यूज होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जैसे इंक बना हुआ है ना, तो इंक में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स, वो फाइंड आउट करना है। या ब्लड है, ब्लड के अंदर कितने कलर्ड कंपोनेंट्स हैं या कितने कंपोनेंट्स हैं, वो फाइंड आउट करना है। तो इस सब के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज होती है बेटा। बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, कर्ड से बटर निकालना है ना। वो होता है ना ऐसे करके बीच में जो है, आजकल तो सेंट्रीफ्यूज वाला मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला मशीन भी आ गया, बीच में सेंट्रीफ्यूज लगा हुआ रहता है। नहीं तो आपने देखा होगा कई सारे सीरियल्स में, कई सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें कर्ड, और बीच में एक सेंट्रीफ्यूज लेके उसको गोल 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 घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो उस वो जो बीच में आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के, उसको लंबा सा होता है डंडा जैसा, उसको घुमाते हो, ठीक है, तो उसको सेंट्रीफ्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोसेस का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो आप यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर लो या सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज कर लो, ठीक है ना। आजकल तो मशीन्स भी आती है। ऑयल फ्रॉम वाटर, आपको ऑयल निकालना है वाटर से, ठीक है ना। तो आप यहां क्या करो, ऑयल अगर वाटर से निकालना है,
ठीक है, डिकेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहां जो है, यहां आप सेपरेटिंग फनेल यूज करो बेटा। सेपरेटिंग फनेल का यूज करके इसको अच्छी तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो डिकेंटेशन से भी हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं होगा। बढ़िया है कि आप सेपरेटिंग फनेल यूज करो। टी लीव्स फ्रॉम टी, ठीक है। चाय से आपको चाय पत्ती छाननी है, आसान है भाई, फिल्ट्रेशन कर देंगे। आयरन पिन फ्रॉम सैंड, सैंड से आयरन पिन निकालना है, मैग्नेट यूज कर लेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन कर देंगे। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, आपको जो है वो जो होता है ना हस्क, भूसा वगैरह, उसमें से व्हीट ग्रेन्स निकालनी है, तो आप क्या कर लो, आप विनोइंग कर दो, ठीक है। तेज हवा चल रही है, ऊपर से उसको गिराओ, तो भूसा वगैरह जो है वो दूर जाके गिरेगा, ग्रेन्स भारी होती है सामने गिरेगी, तो काफ़ी हद तक सेपरेट हो जाएगी बेटा, ठीक है। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर के अंदर छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से फाइन मड पार्टिकल्स मिले हुए हैं, ठीक है। तब आप इसका क्या करोगे, तो इसका आप सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कर लो। सेडिमेंटेशन करवा दो पहले, सेडिमेंटेशन करवा दो पहले, उसके बाद डिकेंटेशन कर लो, ठीक है ना। धीरे धीरे सारा का सारा जो है, मतलब पानी को स्टैग्नेंट छोड़ दो, वो जो मड्डी वाटर है उसको स्टैग्नेंट छोड़ दो, बिल्कुल ठहरा हुआ छोड़ दो बेटा, और धीरे धीरे करके उसके डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे पानी के अंदर। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया, या इसको लोडिंग भी कहते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर पानी ऊपर से धीरे से छान लो, है ना। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कर सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं। Write the steps you would use for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate, recede. ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा टर्म यूज करते हुए चाय को तैयार कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो बेटा, क्या करेंगे, वी टेक सम वाटर। अब हम आंसर लिख रहे हैं तो टेक तो नहीं ना लिखेंगे, वी टेक सम वाटर, ठीक है। तो ब्रैकेट में कर देंगे सॉल्वेंट इन अ पैन एंड हीट इट। चाय बना रहे हैं, पहले पानी लिया, सॉल्वेंट है, उसको हमने गर्म किया, ठीक है। वी ऐड करते जाएंगे, हर जगह वी ऐड करते जाएंगे, कहने का ये मतलब हुआ। तो ऐड सम शुगर, अब शुगर यहाँ क्या है, सॉल्यूट है। एंड बॉयल टू डिजोल्व द शुगर कंप्लीटली, द ऑब्टेन्ड होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब पानी और चीनी का एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब ये सारे टर्म्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। चाय बनाने के प्रोसेस में ये सारे टर्म्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन बना लिया। ऐड टी लीव्स इन द सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर। अब उस सॉल्यूशन में हमने जो है चाय पत्ती डाल दी, अब बॉयल कर दिया। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, अब उसमें मिल्क हमने मिला दिया, ठीक है, और फिर से बॉयल करते हैं। फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्टैनर एंड कलेक्ट द फिल्टरेट or soluble substance, that is tea in a cup. The insoluble tea leaves left behind as a residue in the a strainer. ये क्या है भाई, the insoluble tea leaves left behind as a residue in the एट ट्रेनर नहीं होगा बेटा, इन द कंटेनर वगैरह होगा कुछ। अब ये एट ट्रेनर तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे टर्म्स जहाँ जहाँ आपने जैसे यूज़ किया है, जैसे मान लो यहाँ हमने सॉल्वेंट टर्म यूज़ करना है, तो सॉल्वेंट को हम जो है लिख करके अंडरलाइन कर देंगे। सॉल्यूट यूज़ करना है, भले ही ब्रैकेट में लिखे अंडरलाइन कर देंगे। सॉल्यूशन है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, मतलब इसमें जो भी टर्म है, जहाँ डिजॉल्व टर्म यूज़ कर रहे हैं वो अंडरलाइन कर देंगे। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्टरेट, रेसिड्यू, सबको जो है जहाँ जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वहाँ बेटा अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है चाय को तैयार कर सकते हैं। फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्टैनर एंड कलेक्ट द फिल्टरेट और soluble substances tea in a cup. The insoluble tea leaves left behind as residue in the container in a pan and heat it.
ठीक है, कोई भी कंटेनर होगा जिसमें आप चाय बना रहे हो, ठीक है, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्ट, ये तो मैंने लेक्चर में भी समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है आपको। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब बेटा यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 सब्सटेंसेज है। चलो एनसीईआरटी ने लिखा तो सही है, 4 डिफरेंट सब्सटेंसेज है, चलो सही बात है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की प्रज्ञा ने, एंड कलेक्टेड द डेटा इज गिवन बिलो, और डेटा दिया हुआ है। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है ये आपको ग्राम में दिया हुआ है, जैसे 21 ग्राम, 36 ग्राम, और ये पर 100 ग्राम ऑफ वाटर के हिसाब से दिया हुआ है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? पर 100 ग्राम जितना सॉल्यूट आप उसमें डिजॉल्व कर पाते हो एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, वो बेटा सॉल्युबिलिटी होती है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब ये देखो 283 केल्विन पर, 283 केल्विन पर 21 ग्राम घुलता है, 93 हो गया 32 ग्राम घुलता है, 313 हो गया 62 ग्राम घुलता है, 333 केल्विन हो गया 106 ग्राम घुलता है, 353 केल्विन हो गया 167 ग्राम जो है वो सॉल्यूट वहाँ डिजॉल्व होता है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस हिसाब से ये डाटा जो है वो दिया हुआ है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा है? What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? ठीक है, ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी का डाटा है बेटा, मतलब सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बना देना है। अब आप कहोगे सर सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है? तो बेटा लेक्चर जो है उसमें आप जाकर के देख लें, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चंस करें, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। देखो बेटा पोटेशियम नाइट्रेट मतलब इसका क्वेश्चन है, यहां क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम के हिसाब से दिया हुआ है। 283 पर 36 ग्राम, 293 पर 36 ग्राम, 313 पर 36 ग्राम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है और पर 100 ग्राम सैचुरेट करने के लिए कितना सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में, उसका डेटा दिया हुआ है। तो पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, कितना केल्विन पर देखना है भाई? 313 केल्विन पर देखना है। 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट बेटा 62 ग्राम चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो कह रहा है भाई कि 50 ग्राम में कितना चाहिए? तो 100 ग्राम में अगर 62 ग्राम चाहिए तो बेटा 50 ग्राम में कितना चाहिए? आप कहोगे सर 31 ग्राम चाहिए। तो ओरली सॉल्व होता है। वैसे मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है, आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज करके भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। वैसे ओरली निकल जाता है, फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करना। ठीक है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। पहले चेक कर लो, पोटेशियम क्लोराइड ये वाला सही है बेटा, और कितना केल्विन पर? 353 केल्विन पर। 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड, चलो 54 ग्राम। अब यहां चेक करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब वो सॉल्यूशन को ठंडा करती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स? एक्सप्लेन। बेटा जैसे ही चूंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, मतलब अब उसमें जगह नहीं है कि और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब जैसे ही वो टेम्परेचर हम घटाएंगे तो उसका जो सॉल्यूट है ना वो धीरे धीरे प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो बाहर निकलना, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी और धीरे धीरे वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा बेटा, है ना।
Find the solubility of each salt at 293 K. Which salt has the highest solubility at this temperature? डेटा तो दिया हुआ ही देख लेते हैं 293 केल्विन पर। तो 293 केल्विन पर 32 ग्राम, 36 ग्राम, 35 ग्राम, 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो गया अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl हो गया। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला यही होता है बेटा। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट? ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, है ना। मैंने लेक्चर में क्लियर कर दिया है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बट एट अ पर्टिकुलर, अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप जो है आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो और एक गिलास पानी में एक बोरा चीनी घुला देंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो अप टू अ लिमिट जो है ये आप कर सकते हो। कोलाइड ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जस्ट ए मिनट बेटा, अभी ये कर रहे थे, एक स्लाइड आगे चला गया था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सके, ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। प्योर सब्सटेंस तो अभी भी मैंने बताया एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। कोलाइड, ठीक है, तो कोलाइड किसको कहेंगे? तो ए होमोजीनियस अपीयरिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, दिखने में होमोजीनियस होता है लेकिन इंटरनली हेट्रोजीनियस होता है, तो बेटा ऐसे मिक्सचर को हम लोग कोलाइड कहते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन किसको कहेंगे बेटा? एक्सप्लेन करना है तो आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं इसमें, एक्सप्लेन करना है तो आप इसमें कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। जैसे पहले तो डेफिनेशन आप लिख दो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, या सिर्फ डेफिनेशन लिखना है तो कुछ एग्जाम्पल दे करके आप जो है उसको सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट हेट्रोजीनियस है तो सस्पेंशन हो जाएगा। अगर होमोजीनियस जैसा दिख रहा है लेकिन है हेट्रोजीनियस तो कोलाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो और कुछ एग्जाम्पल्स हमने डाल दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है डेफिनेशन डालते जाना है और उसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स लिखते चले जाने हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो बेटा एयर पर कंफ्लिक्ट होता है बच्चों को, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एयर को होमोजीनियस कंसीडर किया जाता है, एयर एक्चुअली होमोजीनियस है ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एयर में हर, जैसे मान लो कहीं ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वाटर वेपर बढ़ गया ना उसमें। ठीक है, कहीं धूल भरी आंधी चल रही है तो डस्ट बढ़ गया ना उसमें। ठीक है, तो अगर एयर का प्योर कंपोजिशन लिया जाए तो होमोजीनियस है, लेकिन एयर को कंप्लीट होमोजीनियस हर कंडीशन के लिए मानना सही नहीं है। लिख सकते हो होमोजीनियस में सोडा वाटर है, ठीक है, होमोजीनियस है। विनेगर है, एसिटिक एसिड होता है इसमें, होमोजीनियस है। चाय जो छनी हुई है, अब पत्ती के साथ है, चाय पत्ती के साथ, तब तो हेट्रोजीनियस हो गया, छनी हुई है तो फिर होमोजीनियस हो जाएगा। और वुड हो गया, सॉइल हो गया, ये सब बेटा आपका हेट्रोजीनियस में चला आएगा। ठीक है, तो कंपोजिशन अगर थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है तो होमोजीनियस हो जाएगा, अगर डिफर कर रहा है बेटा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? सिंपल सी बात है, अगर हम वाटर को चेक कर रहे हैं और कह रहा है कि ये प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है, तो हम उसको जो है बॉयल करके देखेंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 100 पे बॉयल हो जाता है, क्योंकि जब उसमें इम्प्योरिटीज मिलेगी बेटा, ठीक है, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा। अगर प्योर है तो सर्टेनली वो जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, शार्प अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली 100 पे बॉयल कर रहा है बेटा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि कलरलेस लिक्विड जो है, जो हमको दिया गया है वो पानी ही है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। Which of the following materials fall in category of a pure substance? अब इसमें प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? आइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ
H2O से बना हुआ होगा। मिल्क तो बेटा नहीं होगा, इम्प्योर हो जाएगा। आयरन ये एक ही टाइप के एटम से, Fe एटम से बना हुआ है, तो प्योर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखो बच्चे क्या समझते हैं कि एसिड है, एसिड है तो सर उसमें तो सल्फ्यूरिक एसिड, सर उसमें तो H2SO4 ही ना होगा। ऐसा नहीं है बेटा, जब आप 10th में आके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एसिड को एसिड होने के लिए उसमें पानी भी मिलाया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें HCl भी रहता है, वाटर भी रहता है। आप क्या करो, आप सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल ले लो, तो बेटा इसमें H2SO4 भी रहता है, वाटर भी रहता है। अब आप बताओ क्या ये प्योर सब्सटेंस है? मिक्सचर हो गया ना, तब तो प्योर सब्सटेंस नहीं ना हुआ बेटा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये CaO मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होगा तो प्योर होगा। मरकरी Hg एटम्स से बना हुआ होगा तो ये भी बेटा प्योर हो जाएगा। ब्रिक चूंकि सॉइल से बनता है, ईटा जो बनता है सॉइल खुद में मिक्सचर है तो इम्प्योर होगा। वुड ढेर सारी इम्प्योरिटीज, ढेर सारे सब्सटेंसेस से ये भी मिला हुआ होता है, बना हुआ होता है, तो इम्प्योर ही होगा। और एयर जो है, अब आप कहोगे कि सर फिर एयर को हम किस में रखें, एयर को हम किस में रखें ये बताइए। तो बेटा एयर है क्या, ये सोचिए पहले। एयर एलिमेंट है क्या? नहीं। कंपाउंड है क्या? नहीं। मिक्सचर है ना। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कहने के लिए एक बार आप सोचिए, ठीक है, कि कंडीशन क्या दिया हुआ है। लेकिन जब प्योर और इम्प्योर की बात आती है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एयर जो है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक मिक्सचर है और मिक्सचर हमेशा ही इम्प्योर होता है, अनडाउटेडली। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। अब इसमें से आप सॉल्यूशन खोजिए। तो सॉल्यूशन मैंने लेक्चर में पढ़ाया है बहुत अच्छी तरह से कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, इसको फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता है, ये होमोजीनियस मतलब कंस्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं किया जा सकता है फिल्टर पेपर से छान के, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये होमोजीनियस होता है, ठीक है ना, टिंडाल इफेक्ट नहीं देता है। तो बेटा उस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को चेक करते हैं, ठीक है। सॉइल क्या होगा? सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इक्वली मिला हुआ नहीं रहता है। सी वाटर, इसको आप किस में रखेंगे? सी वाटर को आप किस में रखेंगे? आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस इन फॉलोइंग मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस मतलब आप दिमाग में रख के चलें कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, अच्छी तरह से मिला हुआ, इक्वली मिला हुआ है, तो सी वाटर रख सकते हैं आप इसको होमोजीनियस में, ठीक है। एयर रख सकते हैं होमोजीनियस में, कोई दिक्कत नहीं है। कोल नहीं रख सकते, इसमें ढेर सारी जो है ढेर सारे कंटेंट्स अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से मिले हुए रहते हैं, तो आप इसको होमोजीनियस में नहीं रख सकते, तो इसको आप काट दो। सोडा वाटर इसको रख सकते हैं, एयर को रख सकते हैं, सी वाटर को रख सकते हैं। तो बेटा ये सब जो मिक्सचर है इसमें हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर को छांट लेंगे और होमोजीनियस मिक्सचर को ही बेटा सॉल्यूशन कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन मतलब ये मत समझने लगना, मैंने बिल्कुल डिटेल में लेक्चर में समझाया हुआ है कि सॉल्यूशन मतलब ये मत समझने लगना कि अरे एक लिक्विड होगा उसमें एक सॉलिड घुला हुआ होगा, ऐसा नहीं है ना। किसी भी दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर अगर आपने बनाया तो बेटा वो सॉल्यूशन होता है। Which of the following will show टिंडाल इफेक्ट? अब ये टिंडाल इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, ठीक है। दरअसल टिंडाल एक साइंटिस्ट का नाम था, जॉन टिंडाल, ठीक है। उन्होंने ही जो है लाइट के स्कैटरिंग के इफेक्ट को दिखाया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर करता है, सस्पेंशन भी स्कैटर करेगा लेकिन सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो which of the following will show टिंडाल इफेक्ट? सॉल्ट सॉल्यूशन, अब ये तो सॉल्यूशन है, ये तो नहीं करेगा, ठीक है। मिल्क टिंडाल इफेक्ट शो कर देगा।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, चूंकि सॉल्यूशन है तो ये भी शो नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन, ये बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसलिए ये टिंडाल इफेक्ट शो कर देगा। ठीक है ना। अगला, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में आप क्लासिफाई करो। मैं यहाँ एलिमेंट के लिए ई लिखूंगा, कंपाउंड के लिए सी और मिक्सचर के लिए एम लिखूंगा। ये तो शायद मैंने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, फिर से देख लो। सोडियम एलिमेंट है बेटा, सॉइल मिक्सचर हो गया, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर हो गया। अगर शुगर सिर्फ रहता तो कंपाउंड होता, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो मिक्सचर हो गया। सिल्वर एलिमेंट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये बेटा कंपाउंड हो जाएगा, टिन एलिमेंट हो जाएगा, सिलिकॉन एलिमेंट हो जाएगा, कोल मिक्सचर हो जाएगा, एयर मिक्सचर हो जाएगा, सोप ये कंपाउंड की कैटेगरी में आता है अगर आप सिर्फ सोप मॉलिक्यूल की बात करें। अदरवाइज आप इसको मिक्सचर में भी रख सकते हैं, क्योंकि साबुन जो हम लोग लगाते हैं वो सिर्फ सोप मॉलिक्यूल से बन के नहीं आता बेटा, उसमें और भी कंस्टिट्यूएंट्स मिलाए जाते हैं, तब जाके साबुन तैयार होता है। मीथेन ये एक कंपाउंड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड हो जाएगा, ब्लड आपका मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। अब आपने इसी चैप्टर में निश्चित ही पढ़ा हुआ है कि फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है फिजिकल चेंज है, और जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म कर जाता है वो केमिकल चेंज है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। ठीक है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है। अब कहोगे सर ये तो फिजिकल चेंज है, बिल्कुल फिजिकल चेंज है, लेकिन ग्रोथ के समय में आप फिजिकल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फिजिकल भी है और कुछ हद तक केमिकल भी है बेटा, क्योंकि जब प्लांट ग्रोथ हो रहा होता है, प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो ढेर सारे केमिकल सब्सटेंसेस का भी फॉर्मेशन उसमें होता है। ठीक है ना। अगर आप बायोलॉजिकली उसको देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन ये तो केमिकल चेंज है भाई। मिक्सिंग ऑफ आयरन, फाइलिंग सैंड सैंड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो फिजिकल चेंज हो जाएगा बेटा। कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, इसमें कंपोजिशंस चेंज होते हैं, इसमें कंपोजिशंस चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज के अंतर्गत आ जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड ये तो कंप्लीट केमिकल चेंज है, 10th में आप पढ़ोगे। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बेटा कन्वर्ट होते हैं और कंपोजिशन भी चेंज होता है। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसमें तो कुछ नहीं हुआ ना, पहले भी H2O था, बाद में भी क्या हो गया, H2O ही रहा। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज ही होगा, सिंपल सी बात है। और बर्निंग ऑफ कैंडल, फिर इसमें जो है आप फिजिकल भी रख सकते हो, केमिकल भी रख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मामला क्या है ना कि कैंडल पिघल रहा है, वैक्स पिघल रहा है, वो फिजिकल चेंज है। अब वहाँ उसमें जो धागा डालते हो, ठीक है, वो जलता भी तो है, उससे नया सब्सटेंस भी तो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी तो बन रहा है वहाँ, तो ऑब्वियसली इसको भी आप फिजिकल में और केमिकल में, मतलब इट इज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, इस तरह से आप इसके लिए लिख सकते हो, है ना। बर्निंग ऑफ अ कैंडल आर केमिकल चेंजेस बिकॉज हियर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब, ना बेटा यहाँ फिजिकल भी लिखोगे केमिकल भी लिखोगे। ठीक है, ये तो बस सपोर्टिंग आंसर दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब समझो हर क्वेश्चन को सही ढंग से। ओके बेटा, तो आपका ये सेशन जो है ये खत्म होता है। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ताकि आपको पेपर में भी परेशानी ना हो, कॉन्सेप्ट वाइज भी आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी समझने में परेशानी हुई है बेटा, तो वो इस कारण से हुई है क्योंकि आपने लेक्चर को सही ढंग से अभी तक स्टडी नहीं किया। तो अगर आप लेक्चर पढ़ा हुआ है चैनल पे, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर का 1 शॉर्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाके लेक्चर बहुत अच्छी तरह से देख लो, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, और जहां परेशानी हो रही है तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन तो मैंने आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व करके दे ही दिया। ठीक है, तो सारी बातें आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।
स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी चैप्टर में अगर आपका कॉन्सेप्ट फंस रहा है तो सर्टेन आपको यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी, और कोई भी नया लेक्चर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा बेटा। थैंक यू।